Recording in progress. जी जनाब, मुझे काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? काइंडली मुझे क्लियर कर दें आवाज़, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? आवाज़, स्क्रीन और कैमरा सबको क्लियर है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और अब हमारी बारी जो है वो शुरू होती है, दैट इज़ अबाउट इनकम टैक्स। मैं आपको लाइक एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं ना, लाइक जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। वो क्या था? जो मैं कहता हूँ मैं वो नहीं करता, जो मैं नहीं कहता मैं वो भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। ये सारे हालात आप लोगों के हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ या जो मैं कहूँगा, अगर आप उसको कर लेते हैं मैं आपको रिटर्न श्योरिटी देने को तैयार हूँ कि आपका टेक्स्ट का पेपर जो है वो इस अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। देखिए, टेक्स्ट का पेपर जो है उसको पास करना इतना मुश्किल नहीं है। द थिंग इज दैट आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बहुत सी रेगुलरिटी चाहिए और आपको हर वीक के ऊपर टेस्ट देना पड़ेगा। रिमेंबर, एवरी सैटरडे इज योर टेस्ट डे। आपको हर सैटरडे में क्या करना पड़ेगा? आपको हर सैटरडे में आके टेस्ट देना पड़ेगा। आप टेस्ट दें, दैट विल बी ओके फॉर यू। आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। इनकम टैक्स आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है। हम इनकम टैक्स ख़त्म करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी इनकम टैक्स की वाइंडिंग अप डेट जो है वो है 5 जुलाई। हम 5 जुलाई को अपना इनकम टैक्स हर हाल में ख़त्म करेंगे, एट एवरी कॉस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना सेल्स टैक्स स्टार्ट करना है, जो तकरीबन चलेगा 5 से लेके 15 जुलाई तक। और फिर मैं दोबारा आपको करवाऊंगा 15 जुलाई से लेके गालिबन यू कैन से दैट 10 अगस्त तक हम इनकम टैक्स जो है वो दोबारा करेंगे। बट वो थोड़ा सा फास्ट मोड होगा और वो बेसिकली एक्सप्रेस बैच में होगा। एक्सप्रेस बैच में हम उसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे, तो जो उसमें दोबारा इनकम टैक्स करना चाहेगा वो जो है वो कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने पेपर अपना पास करना है। आपके पास पेपर जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास बुक्स जो है वो हर हाल में होनी चाहिए। दिस इज द बुक। ये बुक आपके पास हर हाल में जो है वो मौजूद होनी चाहिए, बिकॉज मेरी तमाम लेक्चर स्लाइड्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इस बुक्स में से है। इस बुक में से मैं करवा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक होगी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही होगी। आपका काम क्या है? अब मैं आपको कहता हूं, आप इनकम टैक्स मेरे साथ साथ कर ले, मैं आपको सेल्स टैक्स जो है वो इतना अच्छा दोबारा करवा दूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपने ये वादा करना है कि आपने इनकम टैक्स मेरे साथ साथ करना है। और द थिंग इज डैट जो क्लास में करवाऊंगा आपने सिर्फ उसको ही रीड करना है। वही जो है वो क्या होगा, आपका जो क्लास वर्क होगा वही आपका होमवर्क है, और आपने रोज का काम जो है वो रोज करना है। अब सवाल ये है कि मैं डे वन पे कहता हूँ बच्चों को, और मैं हमेशा हमेशा कहता रहता हूँ, भाई टेस्ट का पेपर पास करना है ना तो बड़ा आसान है। आपको पता है आपका एक ग्रिड जो है, ग्रिड ए है। ग्रिड ए में से जो उसकी ऑफिशियल वेटेज है वो अप टू 10 मार्क्स है, लेकिन आई कैप में एवरेज मार्क्स जो आपको उसमें से मिलते हैं वो 8 नंबर जो है मिल रहे होते हैं। फिर आपके पास आई कैप का ऑफिशियल जो आपके सिलेबस का ग्रिड है वो ग्रिड सी है। ग्रिड सी आपका सेल्स टैक्स है, इसकी ऑफिशियल वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। बट ओवर द पीरियड अगर हम एवरेज लें तो आपको 28 मार्क्स जो है वो इसमें से मिल रही होती है। और फिर आपके पास ग्रिड बी है, जो आपका सबसे बड़ा ग्रिड जो है वो कंसिडर होता है, वो है आपका इनकम टैक्स का। वो किसका है? आपका इनकम टैक्स का है। इसकी वेटेज जो है वो अप टू 70 मार्क्स की है, और इसमें से भी ऑन एवरेज जो है आपको तकरीबन 65 मार्क्स मिल रहे होते हैं।
इस इनकम टैक्स में ना सिर्फ एक ऐसा एरिया आता है जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस और एओपी कंबाइंड एक कलेक्टिव एरिया होता है। इसमें से फिक्स आपको 20 नंबर का पेपर आना ही आना है। इसमें से आपको हर हाल में फिक्स जो है वो 20 नंबर का एग्जाम जो है वो मिलना ही मिलना है। तो सर अगर आपका ग्रिड ए अच्छी तरह तैयार है, अगर आपका ग्रिड सी अच्छी तरह तैयार है और अगर आपका बिजनेस अच्छी तरह तैयार है तो बिलीव मी आप पेपर में 50 से 56 मार्क्स तो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में से ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अगर इस 50-56 मार्क्स में से आपके 35 प्लस नंबर आ जाएं, भाई बाकी 15 नंबर लेना तो कोई मसला ही नहीं है। सैलरी, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, इनकम, लॉसेज, रिबेट्स, बाकी आपके नंबर आ जाएंगे। 15 नंबर ये आपके आराम से आ जाएंगे। ये 35 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं आपने। बिकॉज जो बच्चे फेल होते हैं वो इसी में स्ट्रगल करते हैं और इसी में जो है वो क्या करते हैं, फेल हो रहे होते हैं। तो आपका जोर इसी चीज पे होना चाहिए कि जब ये एरिया आए रेलेवेंट, इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपने कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। जब आपको डे वन पे पता है कि यार ये वो एरियाज हैं जिसमें से 50 नंबर, जब इसमें से 55 नंबर का पेपर आपको मिलना ही मिलना है, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट, तो भाई इसको फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं? क्यों ये एरिया आपका वीक है जब आपको पता है कि आपके इसमें से इतने मार्क्स आने ही आने हैं? तो वाई? तो इसको आपने 100% तैयार करना है। आपने इसको ऊपर कोई रिक्स जो है वो नहीं लेने का। आप रिक्स लोगे तो आपको आई कैप जो है विक्स की गोली दे देगा कि भाई जाओ अगले अटेम्प्ट में आओ। तो बेहतर ये है कि ये आपकी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप करंट अटेम्प्ट में बैठे हुए हैं ऑटम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नई स्कीम की बाजगश्त भी है और ये सारा कुछ भी है। उसके अलावा भाई हर मार्च की अटेम्प्ट में टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने इसी अटेम्प्ट को अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट बनाएं और पेपर पास करना है। आप बस फॉलो करें, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना, और कहानी का आगाज करेंगे हम अपना इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में हम लेके चलेंगे, आप लोगों ने बस मेरे साथ साथ चलना है। अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो आपका पेपर जो है वो 100% जो है वो पास हो जाएगा। मैं आपको टैक्स में एक डिवीजन बता दूं, आपका जो टैक्स का पेपर है, आपका 60% जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर आना है। आपका 40% जो है वो थ्योरेटिकल बेस पेपर आना है। लेकिन थ्योरी के रूल्स याद करोगे तो न्यूमेरिकल्स आपके होंगे, बट स्टिल मैं न्यूमेरिकल्स में आपको इतना कैपेबल कर दूंगा कि आप लोग शॉर्टकट से, स्मार्ट वर्किंग से मैक्सिमम नंबर जो है वो न्यूमेरिकल्स में से निकाल लोगे। थ्योरी जो है ये वो प्रॉब्लम होगी जो आपको क्या करनी होगी, फेस करनी पड़ेगी। और इसमें भी हमारे पास सवाल जो है वो दो तरह के आएंगे। एक आपके पास सवाल आएंगे दैट वाज नॉलेज बेस, और दूसरे आपके पास आएंगे एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस सवाल जो है वो रट्टे वाले होते हैं। आप इस चीज के ऊपर एतमाद रखें कि आपको नॉलेज बेस सवाल जो है वो मैक्सिमम जो है वो 10 नंबर तक के ही आएंगे और वो बहुत कम है। आप उनको भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड क्राइम सिर्फ वो चीज़ होती है जो डेफिनेशन हो, बट आप जब ये बुक को फॉलो करेंगे, जब आप इस बुक को लेके चल रहे होंगे, तो भाई इसमें आपको चलेगा पता कि आपके डेफिनेशंस की भी आपको एक्रोनिम्स जो हैं वो मिलेंगे, आपको निमोनिक्स मिलेंगे, आपको याद हो जाएगी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, बट जब जैसे हम पास पेपर सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके टेस्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको हर चैप्टर की असाइनमेंट्स जो है वो मिलती जाएंगी, आप टेस्ट करते जाइएगा, आप असाइनमेंट सॉल्व करते जाइएगा, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और हम मूव करते हैं किसके ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर, कि इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होती है। इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है और बेसिक्स चैप्टर जो है वो डिस्कस करना है। मेरी किताब का चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, नाम होगा उसका बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एंड स्कोप ऑफ टैक्स। ये हम डिस्कस करेंगे। बट टेक्निकली जब ये चैप्टर खत्म होगा, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आई कैप का चैप्टर नंबर 4
आई कैप का चैप्टर नंबर 11, आई कैप का चैप्टर नंबर 13, ये 3 चैप्टर जो है वो मैं आपको एक चैप्टर में कवर करवा रहा हूँ। एग्जाम चाय मिल जाएगी अभी नहीं, कॉफी है ना, अभी ब्लैक कॉफी थोड़ी सी। ये सर दर्द हो रहा है मेरा, अभी देने अगर है तो सर दर्द हो रहा है। अब सवाल ये है, हम शुरू करते हैं और हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनकम किसे कहते हैं, इनकम क्या होती है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनकम। अगर मैं आपसे एक लेमैन के तौर के ऊपर, बिल्कुल आपने जिंदगी में कभी टैक्स को नहीं पढ़ा, जिंदगी में कभी आपको टैक्स का पता भी नहीं है, आपको टैक्स का इल्म भी नहीं है कि टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता, जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम। व्हाट इज इनकम। अब जब जिंदगी में आपसे एक बंदा भी पूछता है व्हाट इज इनकम, आप सही कहेंगे ये जो पैसा कमाया है, जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, जो आप रुपया कमा रहे हैं, जो आप रोकड़ा कमा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनकम कह रहे होते हैं। तो सही तो है, क्या कहते हैं आप उसको इनकम कह रहे होते हैं, जो आपने रोकड़ा कमाया होता है। सवाल ये है आपका कि टैक्स में आवाज क्लियर है आप लोगों को। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यार अगर आवाज का मसला होता है ना तो सब बच्चों का मसला होता है आई गेस। आप मुझे मैसेज करने से बजाय ना एक दफ़ा अपना इंटरनेट मैसेज चेक कर लिया करें कि आपका कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर आपका इशू है तो फिर आपका आप कह सकते हैं आवाज़ का इशू है, अदरवाइज नहीं है। सारे कंफर्म कर देंगे, आवाज़ का इशू तो नहीं किसी बच्चे को। अब आप लोगों ने इनकम का जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। व्हाट इज इनकम, जो हमारी आमदनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम जो है वो कह रहे होते हैं, दैट इज ओके। बट टैक्स वाले जो हैं वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है व्हाट इज इनकम, इसको याद नहीं करना। जब आपका सिलेबस खत्म होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो भाई आपको इनकम क्या, इनकम का बाप दादा भी याद हो जाएगा कि इनकम हम किसे कहते हैं। अभी आप सबने कहा आमदनी, आमदनी क्या होती है उसको देखें। जब कमा रहे हैं, सैलरी, जॉब, रेवेन्यू, कबाड़िए, इवन आप कॉलेज का पोर्टल लेते हैं सस्ते में, तरले मिलते मार के, और आगे आप उसको बेच रहे होते हैं, वो भी आपकी इनकम है। जो सभा लोड वाली पैसे कमा रही है वो भी आपकी इनकम है। जो ट्यूशन वाली बाजी है, जो सीए में आके सीए नहीं हो रहा, उसने एक फैसला किया कि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह, मतलब मुस्तकबिल बनाएगी, और उसने ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ गई, वो पैसे कमा रही है, वो भी उसकी क्या कहलाएगी, इनकम जो है कहला रही होगी। तो सर सवाल है कि इनकम क्या होती है, उसको देखते हैं। बाय डेफिनेशन हम समझते हैं कि इनकम किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने याद नहीं रखनी, ये डेफिनेशन जो है आपकी रीड ओनली है। ये जो है आपकी डेफिनेशन क्रैम नहीं करनी, बस पढ़ने आगे चले। पूरे टैक्स में इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है। मैं आपको 3 टर्म्स बार बार बताऊंगा, एक है रीड ओनली, एक है क्रैमिंग वाली, और एक है लर्निंग वाली। जो रीड ओनली का मतलब है ना,
वो क्या है कि भाईजान आप आज इस डेफिनेशन को, इस कंसेप्ट को, इन लाइंस को पढ़ लो, दैट इज ओके फॉर यू। बिकॉज आई कैप में एग्जामिनर जो है वो आपसे ये नहीं पूछने वाला, ये है रीड ओनली, क्या है कि पढ़ लो। बट आई कैप का एग्जामिनर जो है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिफाइन दिस। फिर है क्रैमिंग वाली, आपने कोशिश करना है बुक पे हर चीज जो है वो हाईलाइट करनी है। क्रैमिंग का मतलब क्या है, रटा मारना है आपने, वो बहुत कम होंगी। पूरे टेक्स्ट में 10 चीजें होंगी जो क्रैम कराऊंगा, अदरवाइज कोई चीज क्रैम नहीं कराऊंगा। और बाकी होंगी लर्निंग वाली। लर्निंग का मतलब जो है वो क्या होता है, ये वो नहीं है जो रिजवान ने कहा था, ये लर्निंग वाला है। इसका मतलब है कि भाईजान आप इसको पढ़ें, इसका कंसेप्ट समझें, और आपने इसको अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल करना है। आपने इसका जवाब जो है वो अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो मैं आपको हर कंसेप्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ क्या करता रहूंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा। आपने जो है वो क्या लिखना है उसको नोट करते रहना है। जब आपकी फाइनल प्रिपरेशंस जो है जब स्टार्ट हो, तो आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो ना हो। अब इनकम क्या होती है, अगर हम बात करें बाय डेफिनेशन, तो भाई सिंपल सी बात है कि कोई भी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इनकम कह रहे होते हैं। कोई भी अमाउंट जिसके ऊपर हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कह रहे होते हैं। जैसे सैलरी है, जैसे रेंट है, जैसे बिजनेस है, ये क्या है, सारी की सारी आपकी ये इनकम कंसिडर होती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी अमाउंट जिसमें से आपको टैक्स डिडक्ट होके मिलेगा, कोई भी ऐसी अमाउंट जिसमें से टैक्स आपको डिडक्ट होके मिलेगा, टैक्स आपको काट के मिलेगा, वो भी क्या है, आपकी इनकम कहलाती है। जैसे आप डिविडेंड कमाएंगे, जैसे आप रॉयल्टी कमाते हैं, जैसे आप प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहे होते हैं, जैसे आप इनामात वगैरह जो है वो कमा रहे होते हैं, ये सारी क्या कहलाती हैं, आपकी इनकम कहलाती हैं। या कोई भी रकम जिसको इन्होंने कह दिया ऑर्डिनेंस ने, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसने जिस चीज को भी कह दिया कि आपकी इनकम है, तो वो क्या होगी, वो आपकी इनकम कंसिडर हो रही होगी। इवन जो लॉस होता है वो भी आपकी इनकम होती है। अब सवाल यह है कि भैया लॉस कैसे इनकम होती है। सर देखें, अब समझिएगा, आपने चीज बेची 1000 रुपए की, आपने चीज बेची 1000 रुपए की, ली थी 500 रुपए की, आपने कहा कि जी 500 रुपया जो है ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने चीज ली, बेची 1000 रुपए की, ली थी आपने 1200 रुपए की, तो 200 क्या क्या हुआ, नुकसान हुआ है आपका। सर नुकसान जो है बेसिकली ये नेगेटिव प्रॉफिट है ना, जेब से किया है। बताओगे तो सही ना कि भाई कारोबार का नुकसान हो गया, तो ये भी क्या कहलाती है, आपकी इनकम कहला रही होती है। अब वो टैक्सेबल है या वो टैक्सेबल नहीं है, वो एक अलग मैटर है। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? अब मेरा सवाल है आप लोगों से, आप मुझे बताएं, पैसा कमाना है, कहां से कमाएंगे, किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, बताएं। क्या क्या वो तरीकेकार हो सकते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, बताएं। सीए करके पैसे तो नहीं आते, साढ़े कुल तो नहीं आए, ऐसे गरीब हो गए हैं। जॉब करके, स्मगलिंग से, सर्विसेज से, बिजनेस से, जॉब से, सैलरी से, देखा घर का सामान बेच के, वाह कारोबारी आदमी है। प्रॉपर्टी से, अमेजोन से, करप्शन से, जेब काट के, नाम बता रहा है आप बाकी इस चीज से, शेयर से, बुक सेल करके, फ्रॉड से, पोर्टल बेच के, कमेटी के पैसे खा के, गोल्ड सेल करके, चोरी करके, फार्मिंग से, स्मगलिंग से, एनपीओ से, बुक कीपिंग से, ट्यूशन से, ट्रेडिंग से। अब आपने जितने भी नाम लिए हैं ना कि भाई हम इन इन जरिए से क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, हमने क्या किया है, हमने अपने इनकम को इन 5 हेड्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। क्या किया है, हमने अपनी इनकम को इन 5 हेड्स में डिवाइड कर दिया है। आप कोई भी इनकम कमाएंगे वो इन 5 हेड्स में फॉल कर रही होगी। क्या? सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, जो नौकरी करके पैसे आपके आएंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके इनकम और सैलरी में आएंगे। आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, जहां पे भी आप मुलाजमत कर रहे हैं,
जो बीइंग अ मुलाजमत आप पैसे ले रहे हैं, जो बीइंग अ मुलाजमत आप पैसे जो बीइंग अ मुलाजिम आप पैसे अर्न कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपके हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। आपके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, घर है, दुकान है, प्लॉट है, आप उसको रेंट पे देते हैं, किराया कमाते हैं कि नहीं कमाते? जो रेंटल इनकम कमा रहे हैं वो कहाँ जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। आप कारोबार करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप फ्राइज बेच रहे हैं, आप कंपनी रन कर रहे हैं, आप मोची बन गए हैं, आप जो हैं वो नाई बन के काम कर रहे हैं, आप अपना ट्यूशन सेंटर जो है वो चला रहे हैं, आप जो है आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, आप डेंटिंग पेंटिंग मतलब काम कर रहे हैं पार्लर वाला, आप मैकेनिक बन गए हैं, आप कारोबार कर रहे हैं। अगर आप कारोबार से पैसे कमा रहे हैं तो कहाँ जाएगी? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास वैल्यूएबल चीजें हैं, आप उनको बेचते हैं, बेच के पैसा कमाएंगे, वो कहाँ जाएगा? आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। और सबसे एंड पे है बड़ा मजे का, कि भाई वो जो किसी भी जगह पे नहीं जाएगी, वो जो वो इनकम जो किसी भी हेड में फॉल नहीं करेगी, वो किसका पार्ट बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। किसका पार्ट बनेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप लोग जो है क्या करते हैं? भीख मांग लेते हैं। अब भीख मांगना थोड़ा सैलरी, प्रॉपर्टी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो कहाँ जाएगी ये? अदर सोर्स पे जा रही होगी। इज दैट क्लियर? जैसे आप लोग पोर्टल लेके आके बेचते हैं, अदर सोर्स। आप लोग जुम्मा पढ़ने जाते हैं, जुम्मे के दिन चप्पल उठा के बेच देते हैं, अदर सोर्स। आप बच्चों के लंच बॉक्स छीन के जाके होटल्स में बेच आते हैं, वो क्या है? अदर सोर्स। तो सर ये आपके 5 हेड ऑफ इनकम है, आप मुझे किसी भी इनकम का नाम लेते हैं, वो इन पांचों में क्या करेगी? फॉल कर रही होगी। तो हमने बेसिकली सीखना क्या है? अगर आप देखें यहाँ पे डिस्कस करें, या अगर हम इसकी बात करना चाहें, तो हमने अब सीखना क्या है यहाँ पे? अगर मैं साथ साथ आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो है, अगर मैं वो भी डिस्कस करता जाऊँ आपके साथ, तो हमने बुनियादी तौर के ऊपर क्या सीखना है, इसको ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स का मेन पर्पस है, जो हमारा इनकम टैक्स का मेन मकसद है, वो क्या है? कि हमने जो सीखना है यहाँ पे, कि हमारी सैलरी की कैलकुलेशन जो है वो हमने देखनी है, कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी किस तरह से कैलकुलेट होगी। हम देखेंगे कि हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा कैपिटल गेन्स किस तरह से आएगा, हम उसको देखेंगे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी अदर सोर्स की इनकम जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप इन सब को जमा कर लेना, इसको हम कहते हैं टोटल इनकम। ये साथ साथ लिखते जाएं, मैं आपको न्यूमेरिकल का फॉर्मेट साथ साथ ही करवाऊंगा, हर चैप्टर के साथ साथ लिखते जाएं। ये क्या कहलाती है? आपकी टोटल इनकम। नो व्हाट इज टोटल इनकम? यू कैन से दैट सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टोटल इनकम कह रहे होते हैं। क्या? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम जो है वो आ जाएगी। इसमें से फिर हम जाके लेस करवाते हैं हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस। हम क्या लेस करवाते हैं? हमारे जो भी डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं हम वो लेस करवाएंगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, हम आगे जाके, हमारा पूरा चैप्टर नंबर 7 है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास टैक्सेबल इनकम जो है वो आ रही होगी।
आप जब आई कैप का न्यूमेरिकल करने बैठेंगे ना, तो आई कैप के न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे पहले है कि उसने कहना है कि फाइंड आउट करो कि टोटल इनकम क्या है। सबसे पहले आपने ये चीज पूछनी है। सेकेंडली उसने आपसे सेकेंड रिक्वायरमेंट पूछनी होगी, वो बताएं कि टैक्सेबल इनकम क्या है। और थर्ड रिक्वायरमेंट वो पूछेगा कि बताएं आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है। ये तीन रिक्वायरमेंट जो है आई कैप का एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में क्या करता है, पूछ रहा होता है। आपका न्यूमेरिकल बेसिकली बनता है इस चीज से है। तो जब आप पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लें, उसका जो सम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, टोटल इनकम कह रहे होंगे। क्या, जब हम पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लें उसका जो सम आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोटल इनकम जो है वो कहला रहे, वो हमें कह रहे होते हैं। और जब हम उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है वो लेस करवा दें, तो वो मेरे पास क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी। पहले तो ये दो टर्म्स हैं, याद नहीं करनी बट समझनी है। व्हाट इज टोटल इनकम, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। अब अगला कहानी होती है टैक्स लाइबिलिटी की। मेरा सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसे कहते हैं जरा बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। आई गेस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ना इररेलेवेंट डिस्कशन को अवॉइड करना चाहिए। वो ना हो कि मैं आपका कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूं। यू आर हेयर फॉर द क्लास, फॉर द लेक्चर। आपस की सलाम दुआ बाद में करेंगे कहीं और जाके। लाइबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। बिकॉज इनकम किसकी है, हमारी है। लाइबिलिटी भी जिसकी निकालनी है, हमने अपनी ही कैलकुलेट करनी है। तो ये टैक्स लाइबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आएगी, ये जो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आएगी, हम इसको रेलेवेंट रेट्स, अभी हम सीखेंगे जाके, हम रेलेवेंट रेट्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी। स्लैब रेट्स होंगे, हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे ये बहुत बात की कहानी है। हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से हम लेस करवाएंगे टैक्स क्रेडिट्स, इसमें से हम लेस करवा देंगे जितने भी मेरे विद होल्डिंग टैक्स होंगे या जितने भी मेरे एडवांस टैक्स होंगे जो मैंने पहले ऑलरेडी पे कर दिए होंगे, वो मैं लेस करवाऊंगा। जो मेरे पास एंड पे जवाब आएगा इसको हम कहते हैं टैक्स पेएबल। ये वो अमाउंट है जो हमने क्या करनी है, जो हमने हुकूमत को पे करनी है। तो सर दिस इज द थिंग जो हमने क्या करनी है, जो हमने यहाँ पर सीखनी है टैक्स में। हमने यहाँ पे इनकम की कैलकुलेशन सीखनी है इस इनकम टैक्स पे। सेकेंडली फिर हमने उस इनकम से हमने टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर देखनी है। तो ये जब आपको आ जाए, जब आपको कैफ लेवल का टैक्स आ जाए ना, बेसिकली अगर आप इसको वाकई ही इंटरेस्ट लेके सीखें और प्रैक्टिकली सीखें, प्रैक्टिकली समझ के सीखें, तो कैफ का टैक्स पास करने के बाद आप इंडिविजुअल्स की, सैलरीड की, छोटे बिजनेसेस की आप इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर। इसको नोट करना है, जैसे नोट करें फिर आगे चलते हैं हम। आगे चले, आगे डिस्कस करें, आगे चलें। अब इसको हमने सीखना है।
मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना आता है ना, और जो मैं सारी बातें कह रहा हूँ अगर आप इनको सीख जाते हैं, आप इनकम रिटर्न जो है वो जमा करवा सकते हैं। बिकॉज हम जब आगे जाएंगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रिटर्न असेसमेंट अपील्स का। जब हम रिटर्न्स का चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम रिटर्न्स को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप जाके इसको देख लीजिएगा। हम इसको डिस्कस आउट कर लेंगे कि आप प्रैक्टिकल रिटर्न्स भी सबमिट करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब सवाल ये है कि हमने इसको यहाँ पर सीखना है कि ये कैसे होगा और किस तरह से होगा। अब हमारी कहानी, हमारी जब सेल्स टैक्स खत्म होगा तो ये सारा कुछ जो है वो हमने सीखना है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट की है, प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट की है, बिजनेस कैसे कैलकुलेट किया, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया, अदर सोर्स कैसे कैलकुलेट किया, टोटल इनकम कैसे आई है, व्हाट आर डिडक्टेबल अलाउंसेस होते क्या हैं, लेस कैसे करवाए हैं, टैक्सेबल इनकम हम देखेंगे। फिर टैक्सेबल इनकम को रेट कौन सा मल्टीप्लाई किया है हम उसको यहाँ पे सीखेंगे। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, लेस कैसे होते हैं, हम उसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है मेरी बुक का। फिर विद होल्डिंग टैक्स लेस कैसे करवाने हैं, एडवांस टैक्स कैसे लेस करवाने हैं, हम उसको देखेंगे। और एंड पे टैक्स पेएबल हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखना है। अब आगे मूव करते हैं। आप लोग पीआरसी करके आए होंगे, अगर आप पीआरसी की है तो आप लोग दो टर्म्स को पढ़ के आ चुके होंगे जिससे आप लोग काफी ज्यादा बखूबी वाकिफ भी होते हैं। एक होता है दैट इज डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आप लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में अभी तक ये दो टर्म्स सुनी है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि भाई जिसकी इनकम है, जिसके एसेट्स हैं, जिसकी वेल्थ है, आप उसी से टैक्स ले रहे हैं। अगर मेरी इनकम है तो आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं। मैं अपनी लायबिलिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैंने पैसे कमाए हैं, मैं ही क्या करूंगा, आपको टैक्स दूंगा। दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स। इसका सिलेबस, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारा इनकम टैक्स है और हम वो ही पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम के ऊपर नहीं लग रहा, आपके एसेट्स के ऊपर नहीं लग रहा, आपकी वेल्थ के ऊपर नहीं लग रहा, बल्कि हम इनडायरेक्टली आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आपकी स्पेंडिंग के ऊपर। देखिए, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास इनकम है, मुझे गवर्नमेंट के टैक्स पे करो, मैं हर साल जो है अपने रिटर्न जमा करवाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दूंगा बिकॉज मैं इनकम के इस थ्रेशोल्ड में आता हूँ। लेकिन क्या आप लोग पैसे कमा रहे हैं? आपको तो आपके बाबा जो है वो देते हैं पॉकेट मनी, और आप पॉकेट मनी लेके जाके गंदे पापड़ खा के बैठ जाते हैं। लेकिन पापड़ आपने खाए हैं और उन पापड़ों के ऊपर जो टैक्स था वो भी आपकी जेब से गया है, और वो टैक्स हुकूमत के पास चला गया है। तो भाई उसने डायरेक्टली आपसे टैक्स नहीं लिया। गवर्नमेंट को नहीं पता कि आप पैसे कमाने वाले हैं या पैसे नहीं कमाने वाले, या पापा की परी हैं, पापा का परा है, वेले हैं, नल्ले हैं, बेरोजगारों से कोई सरोकार नहीं है। आप जाएंगे, आप जाके खर्चा करेंगे, आप एक्सपेंस करेंगे, वो आपसे टैक्स लेके चले जाएंगे। तो वो जो इनडायरेक्टली आपसे लेके जा रहे हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारा सेल्स टैक्स है, जो हमने यहाँ पे हमारा 30% ऑफ सिलेबस जो है जो हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्टली आपकी इनकम से कैलकुलेट होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हम इनडायरेक्टली आपकी स्पेंडिंग से क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब हमारी कहानी सारी किसके बारे में चलेगी? हमारी सारी कहानी, हमारी ए टू जी कैलकुलेशन जो है वो सारी की सारी किसके ऊपर होगी? डायरेक्ट टैक्स के ऊपर होगी। डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हुए, इनकम टैक्स पढ़ते हुए आपने सेल्स टैक्स को भूल जाना है। आप इसको 3 तलाक के तलाक तलाक तलाक, सेल्स टैक्स आपको आप नहीं जानते। जब हम सेल्स टैक्स में आएंगे तो आपने इनकम टैक्स को भूल जाना है। ये चीज़ याद रखनी है। अभी हमारा सारा फोकस किसकी तरफ होना चाहिए? इनकम टैक्स की तरफ होना चाहिए। अच्छा, इनकम टैक्स में अभी हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो है इनकम की कैलकुलेशन। हमने क्या सबसे पहले सीखना है? हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो हमारा क्या है? इनकम की कैलकुलेशन। की इनकम हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट, हमारा सबसे मेन टारगेट जो है
वो यही होगा। आप लोग अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे या आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे। आप लोग अकाउंटिंग में क्या आप लोगों ने कभी प्रॉफिट कैलकुलेशन की है? क्या कभी आपने लॉस की कैलकुलेशन की है? आपको पता होगा ये जो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन होती है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, जिसको आप कहते हैं कि जी हमारा ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी 2026 में और ख़त्म हुआ जाके 31 दिसंबर 2026 में। आप कहते हैं इस डेट से लेके इस डेट तक जी मैंने इतनी सेल्स जो है वो की है, इतनी मेरी जो है इस डेट से इस डेट तक कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये मेरा जीपी है। तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है कि आप इस डेट से शुरू कर रहे हैं और आप इस डेट तक जा रहे हैं। आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि आपने इस दिन से लेके इस दिन तक क्या की है, आपने कैलकुलेशन की है। तो उसको हम अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन जब टैक्स की बात करें तो भाई टैक्स में भी हमने इनकम तो कैलकुलेट करनी है। टैक्स में भी हमने क्या करनी है? टैक्स में भी हमने कोई ना कोई आपकी इनकम तो कैलकुलेट करनी है। तो सवाल ये है किस टाइम के लिए, किस पर्पस के लिए, किस डेट के लिए? वो जो रेलेवेंट डेट होगी, वो जो रेलेवेंट पीरियड होगा, उसको हम क्या कहेंगे? टैक्स ईयर कह रहे होंगे। जिस तरह आप अकाउंटिंग ईयर देखते हैं, जिस तरह आप फाइनेंशियल ईयर देख रहे होते हैं कि जी शुरू हुआ जनवरी पे, खत्म हुआ दिसंबर पे, फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक इतनी आपने सेल्स की हैं, इतनी आपने परचेजेस की हैं, ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। आप एक पूरे साल का प्रॉफिट निकालते हैं, आप पूरे साल की इनकम निकालते हैं, आप पूरे साल के एक्सपेंसेस निकालते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है? आपने टैक्स में भी करना है। आपके पास पूरा टाइम पीरियड होगा, आपने उस टाइम पीरियड में क्या करना होगा? एक अपनी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो करनी होगी। और वो टाइम पीरियड जो हम टैक्स के लिए लेके चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। तो अब हमने देखना है कि भाई हमारा टैक्स ईयर क्या होता है, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसके टाइप्स क्या होंगे, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। आप इससे पहले जो है अकाउंटिंग ईयर जो है आप लोगों ने पढ़ के आए हुए हैं। अकाउंटिंग ईयर की कोई टाइप नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अकाउंटिंग ईयर है, दैट इज अकाउंटिंग ईयर, वेरी सिंपल। लेकिन टैक्स ईयर की टाइप्स होंगी। अब टैक्स ईयर बेसिकली हमारे पास 3 तरह का जो है हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे। हमारे पास जो टैक्स ईयर है वो 3 तरह के होंगे। एक को हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरे को हम कहेंगे स्पेशल टैक्स ईयर और तीसरे को हम कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो इनको हम सीखेंगे क्या है क्या नहीं। तो कहानी का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर है। एक है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और तीसरा है हमारे पास क्या, इनको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट कोई भी बंदा पाकिस्तान में जब रजिस्टर्ड होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी पर्सन पाकिस्तान में अगर रजिस्टर्ड होता है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होके अगर वो फैसला करता है कि मैंने अपना टैक्स पे करना है, तो हर एक का जो टैक्स ईयर जो है वो कौन सा होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। आप जो है आप फैसला करें जी मैंने टैक्स अपना पे करना है, तो जो आपको टैक्स ईयर अलॉट होगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। हर पाकिस्तानी का जो टैक्स ईयर होता है वो कौन सा कहलाता है? आपका वो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, इसको याद रखना है।
भाई पहली बात है ईयर, पीरियड जो होगा कितने मंथ्स का है, 12 मंथ्स का। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अब अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की। नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब क्या है, वो 12 महीने का पीरियड जिसकी एंडिंग, जिसका इख्तिताम 30 जून को होगा, ऐसे 12 महीने को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं हम ऐसे, नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो हम इसको कह रहे होते हैं। अब व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि सर ये शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 को, ख़त्म होगा आपके पास 30 जून 2025 को। ये जो 12 महीने का टैक्स पीरियड है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आपका नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम जुलाई से शुरू करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हम इस जुलाई से लेके इस जून तक इन 12 महीने में अपने इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, टैक्स पे कर देंगे। तो सर वो पीरियड, वो ईयर जिसका इख्तिताम, जिसका एंड 30 जून को हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। मतलब आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2019 को, खत्म कब होगा आपका टैक्स ईयर जाके 30 जून 2020 को, नॉर्मल टैक्स ईयर है। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2025 को, खत्म कब होगा, 30 जून 2026 को, नॉर्मल टैक्स ईयर है। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2023 को, खत्म कब होगा आपके पास जाके 30 जून 2024 को, क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। तो सर ये वाला जो पीरियड है ना 12 महीने का, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। आप हर साल जुलाई से लेके जून तक की अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता होगा आप क्या करेंगे, आप हुकूमत को, गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। हर बंदा, कंपनी है, बिजनेस है, एओपी है, इंडिविजुअल है, सबका टैक्स ईयर जो है वो कौन सा होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर आपका कंसीडर होता है। स्लाइड क्लियर। ये साल कौन सा चल रहे हैं, ये हमारा करंटली ईयर जो चल रहा है, ये साल कौन सा है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, कैलेंडर ओपन किया, आपने कैलेंडर ओपन किया, तो कैलेंडर ओपन करके आपने फौरन देख लिया कि हाँ ये देखें जी क्या है आपका, आपका इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है 2025 है। आप देखें तो कैलेंडर पे क्या लिखा होगा, 2025 लिखा होगा। तो जिस तरह कैलेंडर जो है वो आपको बताता है कि ये आपका 2025 है, तो टैक्स वालों का कैसे फैसला होगा कि ये कौन सा ईयर है। सर इसका सिर्फ और सिंपल एक जवाब है, आप देख लें जून कब आ रहा है, जून जिस साल में आएगा उस साल से आप इसको डोनेट करेंगे। अगर जून 25 में आएगा आप इसे कह देंगे ये टैक्स ईयर 2025 है। इसका जून कब आया है, 30 जून 2020 में, ये क्या कहलाएगा आपका टैक्स ईयर 2020। इसका जून कब आ रहा है, 26 में, क्या कह देंगे इसको, टैक्स ईयर 2026 कह देंगे। इसका जून कब आ रहा है, 24 में, इसको क्या कह देंगे, टैक्स ईयर 2024 कह रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं लिखता हूं यहां पे टैक्स ईयर 27, इसका मतलब क्या होगा कि ये टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 2026 को, इसकी एंडिंग डेट क्या होनी चाहिए, 30 जून 2027 होनी चाहिए। तो भाई जिस जून में, जिस साल की जून में फॉल करेगा, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको उसी साल से डिनोट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर। बाय डिफॉल्ट हर पाकिस्तानी का जो टैक्स ईयर होता है वो कौन सा होता है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। इज दैट क्लियर। इसको एक दफा पढ़ लें, इसमें रटे मारने वाली कोई चीज नहीं है, इसको एक दफा रीड आउट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये बस समझ रहे हैं आपने, ये सारा लर्निंग वाला फेज है आपका।
और भाई तेरे में सब्र नहीं है। मैंने अभी शुरू नॉर्मल किया, तूने पहले अगली पैक की ट्रांजिशनल दी। क्या अभी हमने डिस्कस किया ट्रांजिशनल? अजीब। ये वही हिसाब है, गाड़ी लिया ड्रिफ्ट मारे सीखते ले पहले मामा। ये क्लियर सबको? एवरीवन, नॉर्मल टैक्स ईयर क्लियर है? अगर नॉर्मल टैक्स ईयर में लिखा हो टैक्स ईयर 29, तो बताएं शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा? 1 जुलाई 28। ओए 19 नहीं है, ओ पई अखा खोल अपनी। 30 जून 29। 19 कहां से आया? चलें बताएं, टैक्स ईयर 15 शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ? 1 जुलाई 14, खत्म कब हुआ? 30 जून 15। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मल टैक्स ईयर सबको क्लियर है? अब हम चलते हैं स्पेशल टैक्स ईयर पे। ध्यान से फोकस होके, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है, कंपनी ए। कंपनी ए एसी बनाकर सेल कर रही है। आपको इस चीज का तो आइडिया होगा कि जब हमने टैक्स पे करना है, तो अगर 30 जून आई है, 30 जून को हम अकाउंट क्लोज करेंगे, अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, फिर टैक्स पे करेंगे। एक कंपनी है जो एसी बना रही है, जून के महीने में जब तपती सहरा हो, जब जून का महीना फुल पीक पे हो, क्या जून के महीने पे इस कंपनी की सेल्स कम होंगी कि ज्यादा होंगी? बताएं। और इसी कंपनी की जो एसी बना रही है, क्या इसकी दिसंबर के महीने में सेल कम होगी कि ज्यादा होगी? बताएं। हम पढ़ के आए हैं कि आपका ईयर एंड जो है वो 30 जून पे होना चाहिए। अब मुझे खुद बताएं, एक कंपनी है, आप खुद बताएं, एक कंपनी है जो एसी बना रही है और जून के महीने में उसकी टका के सेल्स हो रही है, क्या उसके लिए ये फायदेमंद होगा कि वो अपने अकाउंट्स को क्लोज करे और अपनी इनकम को कैलकुलेट करे और टैक्स जमा करवाए, जब उसको पता है कि ये हमारा पीक का काम चल रहा है? और उस कंपनी को ये भी पता है कि भाई दिसंबर में हम वेले बैठे हुए हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो दिसंबर के महीने में क्या उनके लिए अकाउंट्स क्लोज करना आसान है कि मुश्किल है? खुद बताएं, क्या जून के महीने में अकाउंट्स क्लोज करना मुश्किल है या आपका सितंबर के महीने में अकाउंट्स क्लोज करना मुश्किल है? बताएं। तो अब गवर्नमेंट ने तो कहा है कि भाई 30 जून को टैक्स पे करो। ये कहते हैं सर, अब सुनिएगा जरा, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं सर आपको टैक्स चाहिए? गवर्नमेंट कहती है हाँ जी, हाँ जी टैक्स चाहिए। ये पूछते हैं कि आपको कितने महीने का टैक्स चाहिए? गवर्नमेंट कहती है हमें 12 महीने का टैक्स चाहिए। ये कहते हैं सर हम आपको 1 जुलाई से लेके 30 जून तक की इनकम नहीं कैलकुलेट करके दे सकते, अब हमें कोई अल्टरनेटिव टाइम दे दें। आप ऐसा काम करें, आप हमें कहते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक है 12 महीने, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इन 12 महीने की हर साल इनकम को डिक्लेयर कर देंगे और आपको टैक्स पे कर देंगे। इससे हम क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? द टैक्स ईयर विच इज
अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। सर वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल के अलावा है वो हमारा हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमारा हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल के अलावा है वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। वो टैक्स ईयर जो मेरा नॉर्मल के अलावा है वो मेरा क्या कहलाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स ईयर था अभी यकम जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। बताएं ये टैक्स ईयर कौन सा है, ये वाला, या नॉर्मल है या स्पेशल है, बताएं। इसका मतलब आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपना नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर। आपने कहा सर आपको 12 माह का टैक्स चाहिए, दे देंगे बट इस पीरियड में नहीं दे सकते, हमारे लिए मुश्किल है, हम अकाउंट्स नहीं क्लोज कर सकते, हम हमारे लिए मसला है। आपने जाके हुकूमत से दरख्वास्त की, महकमे में गए, एफपीआर वालों का सर मैं ये नहीं कर सकता, आपको अल्लाह का वादा मैं पक्का क्या करूंगा, टैक्स तो पे करूंगा, 12 महीने करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। आपने कहा सर देखिए मुझे अब आप ना कह दें कि मैं अगले साल से ना जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अपनी इनकम कैलकुलेट करूंगा और इसमें आपको क्या किया करूंगा, अब ऑनवर्ड टैक्स पे किया करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है कर दो। सर ये जो है ना, ये क्या ये नॉर्मल है? ये जो है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पेशल। तो याद रखिएगा जो नॉर्मल के अलावा हो वो हमेशा कौन सा होता है, स्पेशल टैक्स ईयर होता है। क्या, रिपीट करें शाबाश, जो नॉर्मल के अलावा होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर होगा। वो कोई भी हो सकता है। द थिंग इज दैट जो इस नॉर्मल के अलावा है ना वो हमेशा क्या होगा, हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल कौन सा हो सकता है, आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ यकम मार्च 2023 को, खत्म हुआ जाके 28 फरवरी 2024 को। नॉर्मल के अलावा स्पेशल टैक्स ईयर है। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ यकम अक्टूबर 2026 को, खत्म हुआ 30 सितंबर 2027 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ यकम अगस्त 2028 को, खत्म कब होगा, 31 जुलाई 2029 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ यकम मई 2022 को, खत्म कब होगा जाकर ये 30 अप्रैल 2023 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ यकम जून 2020 में, खत्म कब होगा, 31 मई 2021 के। ये जो सारा लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारे नॉर्मल के अलावा है। तो सर जो भी नॉर्मल के अलावा होगा, जो भी नॉर्मल के अलावा, मतलब बड़े आसान से हमने पढ़ा नॉर्मल, नॉर्मल में एंडिंग डेट क्या थी, 30 जून, यही था ना। नॉर्मल में एंडिंग डेट क्या थी, 30 जून। नॉर्मल में एंडिंग डेट क्या थी, 30 जून। अगर कोई भी टैक्स ईयर जिसकी एंडिंग डेट 30 जून के बगैर होगी वो हमेशा क्या होगा, आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब सवाल है सवाल है हम इसको डिनोट कैसे करेंगे। द क्वेश्चन इज दैट हमें यहां तो बता दिया बड़े आराम से कि जिस साल जून आ रहा है वही ईयर है, 2027, 28, 29, 30 बता दिया।
इनका फैसला कैसे होगा, इन टैक्स ईयर्स का फैसला कैसे होगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ईयर एंड के बाद जब जून आएगा हम क्या करेंगे, उसी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है गोल्डन प्रिंसिपल। क्या कि ईयर एंड के बाद जब भी नेक्स्ट जून आएगा हम उससे डिनोट करेंगे। अब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। ईयर एंड हुआ 28 फरवरी 2024, ये है ईयर एंड। मुझे बताएं इस तारीख के बाद अगला जून कब आ रहा है? क्या 2024 में आ रहा है? अगला जून जो है वो 30 जून 24 में आ रहा है। हम इसे कह देंगे टैक्स ईयर 24। ये देखें ईयर एंड कब हुआ? 30 अप्रैल 2023। ईयर एंड कब हुआ? 30 अप्रैल 2023। बताएं इस तारीख के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? जून 23 में आ रहा है। इसको हम कह देंगे टैक्स ईयर 2023। ये देखें कब खत्म हुआ? 31 मई 2021। इसके बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है बताएं? तो ये क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 21। ये देखें ये कब खत्म हुआ? 30 सितंबर 2027। 30 सितंबर 2027 के बाद अगला जून कब आ रहा है? इस तारीख के बाद देखें 28 में आ रहा है। हम इसे क्या कह देंगे? ये मेरा टैक्स ईयर 28 कहलाएगा। ये देखें ये कब खत्म हुआ? 31 जुलाई 2029। इस तारीख के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 2030 में आ रहा है। इसको हम कह देंगे ये मेरा क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 2030 कहला रहा होगा। ये वाली एग्जांपल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2026 को। इसके बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 27 में आ रहा है। तो हम इसको किससे डोनेट करेंगे? टैक्स ईयर 2027 से शो कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो सर अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो नॉर्मल टैक्स ईयर में जिस साल का जून है वही टैक्स ईयर है। स्पेशल टैक्स का क्या असूल है? ईयर एंड के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा हम हमेशा क्या करेंगे? हम हमेशा उससे डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर? ये देखिए ये था हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर। हम अभी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा सर जी मुश्किल हो रही है, हम जो है वो टैक्स पे नहीं कर सकते, हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, बड़ा मुश्किल है, हम नॉर्मल टैक्स ईयर में अपनी इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस चल रहा है, अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, तो काइंडली हमें कोई अल्टरनेटिव पीरियड दे दें। हमने गए कंपनी के पास रिक्वेस्ट की, कंपनी ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें ये दे दिया। आज के दिन मैं यहाँ पे हूँ, मुस्तकबिल में मुझे क्या मिल गया? ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2024 से लेके, अगर आप देखें इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक जो इनकम कमाऊंगा उस पर टैक्स पे कर दूंगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 25 तक जो इनकम कमाऊंगा उसके ऊपर टैक्स पे कर दूंगा। एग्री करते हैं? फिर मुस्तकबिल के लिए मैंने कह दिया कि भाई अब जनवरी से लेके दिसंबर तक है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी जुलाई से लेके जून तक की पे कर दो, बाद में जनवरी से लेके दिसंबर तक का पे कर देना। हमने कहा ठीक है। बट ध्यान से देखें,
यहां से लेके यहां तक। सर 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, क्या मैंने इस अरसे में पैसे नहीं कमाए होंगे? कमाए कमाए कि नहीं कमाए? इसकी इनकम का हिसाब कब देना है? इसकी इनकम का हिसाब कौन देगा? बिकॉज अगर देखा जाए, आज मैं नॉर्मल का पे कर दूंगा टैक्स, फ्यूचर में मैं करूंगा उसका टैक्स पे जो आपका है स्पेशल टैक्स ईयर। बट व्हाट अबाउट दिस गैप? भाई मैं इन 6 महीने ही पैसे कमा रहा हूं, इसका कहां पे हिसाब किताब जाएगा? सर ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? चेंज ऑफ स्टेट, कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप एक स्टेट से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। पहले कहां पे थे आप? पहले थे आप अपना नॉर्मल टैक्स ईयर में। तो जैसे 30 जून खत्म हुआ, 30 जून तक जितने पैसे कमाए आपने टैक्स पे कर दिया, कहानी खत्म। फ्यूचर में क्या है आपका? जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम पे कर देंगे। लेकिन ये गैप जो जनरेट हुआ जब हमने स्विचिंग की, हम एक टैक्स पीरियड से जब दूसरे टैक्स पीरियड में गए, तो जब बीच में ये गैप जनरेट हुआ है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ये कम से कम 1 मंथ का हो सकता है और मैक्सिमम जो है ये 11 मंथ्स का हो सकता है। ये जितने महीने होंगे, 1 2 3 4 5, हम क्या करेंगे? इन की सेपरेट रिटर्न जमा करवाएंगे, इसका हम अलग से टैक्स जो है वो पे करेंगे। और इसको भी डिनोट करने का वही तरीका है कि ये ईयर एंड है 31 दिसंबर 25, इसके बाद नेक्स्ट जून का आ रहा है 26 में, तो ये क्या कहलाएगा? आपका टैक्स ईयर 26 कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? जब हम एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो व्हाट इज नॉर्मल टैक्स ईयर? वो टैक्स ईयर जो 30 जून को एंड होगा। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? जो भी नॉर्मल के अलावा होगा। और व्हाट इज ट्रांजिशनल? जब हम जाएंगे नॉर्मल से स्पेशल में, या जब भी हम टैक्स ईयर चेंज करेंगे, जो गैप जनरेट होगा वो मेरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। डिनोट कैसे करना है? नॉर्मल का असूल क्या है कि जो जून है वही टैक्स ईयर है। स्पेशल टैक्स ईयर हो जाए या ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो जाए, इनका असूल क्या है? ईयर एंड के बाद, जो भी ईयर एंड की डेट है उसके बाद जो नेक्स्ट जून आएगा, हम क्या करेंगे? हम हमेशा उससे ही इसको डिनोट कर रहे। क्या करेंगे? हम उसको हमेशा उससे ही डिनोट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? अब सवाल है हमारे पास, हाउ टू चेंज टैक्स ईयर। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसको जरा समझिएगा। आपको ये चीज समझ लग गई कि भाई हमारा टैक्स ईयर एक ही नहीं है, हम नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्पेशल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपना टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है? क्या ऐसे ही जाएंगे मुंह उठा के हम अपना टैक्स ईयर चेंज कर देंगे, जब दिल किया हम उसको कर देंगे? द आंसर इज नो। हमने इसका प्रोसेस समझना है। अब प्रोसेस बेसिकली है क्या कि हम किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर से हम किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं, या आप किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर से किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। आप किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर से आप किसी भी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। ये सारी चेंजेस जो हैं आपको अलाउ है। ये हर तरह की चेंजेस जो हैं ये आपको अलाउ है। अब इसका प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे। इसका सबसे पहले प्रोसेस जो है वो क्या करेंगे?
आप जाएंगे कमिश्नर के पास, जो आपका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा। आप एफबीआई के दफ्तर जाएंगे, आप कहेंगे भाई कमिश्नर कौन है? जी ये कमिश्नर है। आप जाएंगे और कमिश्नर टैक्स ईयर चेंज कर दे, कहेगा भाई ठीक है। अप्लाई करेंगे आप इसको, क्या करेंगे? आप इसको अप्लाई करेंगे कि टैक्स ईयर चेंज आपने किस तरह से करना है। अप्लाई का मतलब क्या है? आप इसको दरख्वास्त देंगे कि सर मैं अभी नॉर्मल टैक्स ईयर में था, बट मैं अब इसको यूज़ नहीं कर सकता, आप काइंडली टैक्स ईयर मेरा चेंज कर दें। जब आप दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त देते हुए आप अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे। आप अपनी क्या शो करेंगे? आप अपनी बताएंगे ज़रूरत कि वो क्यों आपका टैक्स ईयर चेंज करे, क्या तकलीफ हुई है आपको कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर का टैक्स जमा नहीं करवा सकते, व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड दैट। आप उसको देंगे सर ये ABCD जो मसले हैं, मसाइल हैं, आप बताएंगे। आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाएंगे और आप क्या कर देंगे? आप उसको दरख्वास्त जो है वो जमा करवा देंगे। क्या कर देंगे? आप उसकी दरख्वास्त जो है वो जमा करवा देंगे। क्लियर? ये समझ आया इसको कि क्या करना है? आपने दरख्वास्त जमा करवा देनी है। अब दरख्वास्त आ गई किसके पास? कमिश्नर के पास। अब कमिश्नर ने करना है फैसला। अब कमिश्नर के पास ऑप्शंस हैं, कमिश्नर ने करना है फैसला। क्या? कमिश्नर के पास नंबर 1 है, आपने दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त से मुतमईन हो गया, उसने आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली। आपने दरख्वास्त दी, वो मुतमईन हो गया, उसने कहा ठीक है यार सही करे, जान जा छड़ाओ। उसने दरख्वास्त एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट करते साथ ही उसने क्या कर दिया? उसने ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई ये बंदा है, इसका मैं आज से टैक्स ईयर चेंज कर रहा हूं। पहले इसका टैक्स ईयर ये तो खुद बताएगा कि पहले इसका नॉर्मल टैक्स ईयर था, अब इसका जो हो जाएगा वो स्पेशल टैक्स ईयर हो जाएगा, और ये ट्रांजिशनल है, वो क्या करेगा? वो ऑर्डर जो है इशू कर देगा और आपका टैक्स ईयर चेंज कर देगा। ये तो है हैप्पी लाइफ जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है हमारी जिंदगी में, कि दरख्वास्त दी, कमीशन दरख्वास्त जो है वो क्या कर दी? एक्सेप्ट कर दी। लेकिन व्हाट इफ कमिश्नर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दे? आप अप्लाई करके आए, वो कहे निगल जो, कोई चेंज नहीं करना। बट वो ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा मुंह उठा के, आप फाड़ के फेंक नहीं। वो क्या करेगा? वो रिजेक्शन से पहले आपको बुलाएगा। आपको बुलाएगा, आपको बुलाने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको सुनवाई का मौका देगा। कहेगा पैनल टैक्स शीट चेंज कराना है, हाँ जी आयो, ये तारीख है, आए अपना केस पुट ऑन करें, बताएं मैं आपका टैक्स ईयर चेंज क्यों करूं। आपने उसको जाके एग्री करना है। वो आप आएंगे, बुलाएगा, वो आपको सुनेगा, जब प्रॉपर कहानी बताएंगे क्या भाई जा नहीं चेंज करता, तो वो क्या करेगा? पहले आपको सुनेगा, वो सुनने के बाद क्या करेगा? आपको इनकार कर देगा। अगर उसने रिजेक्ट कर दी और आपने कहा भाई ज्यादती है क्यों एक्सेप्ट नहीं की, तो आप इसके खिलाफ कहां जा सकते हैं? अपील में। आप कहां जाएंगे? आप कमिश्नर के फैसले के खिलाफ कहां जाएंगे? अपील में जाएंगे। और अपील किसको करेंगे? बोर्ड को। जो आपका FBR है, जो बोर्ड है, आप उसे क्या करेंगे? आप उसको अपील करेंगे। जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो हतमी होगा, वो आखिरी होगा। आप बोर्ड के डिसीजन के खिलाफ किसी भी अदालत में नहीं जा सकते। रिपीट करता हूं, क्या? कि भाई जब उसने जो है क्या किया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसने क्या किया? उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रिजेक्शन से पहले क्या करेगा? आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। आपको बुलाएगा, आपको सुनेगा, सुनने के बाद भाई नहीं चेंज करना। फिर आप क्या करेंगे? आप उसके अगेंस्ट अपील में जाएंगे। अपील में कहाँ जाएंगे? बोर्ड के पास। जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो आखिरी होगा, उसके खिलाफ आप कभी भी अपील में नहीं जा सकते। फिर समटाइम्स क्या होता है? थर्ड क्या होता है कि आपका टैक्स ईयर ऑलरेडी चेंज्ड है।
तीसरा क्या है, आपका टैक्स ईयर ऑलरेडी चेंज है, मतलब पहले ही आपने माजी में कोई दरख्वास्त दी थी, आप अपना स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहे थे, आपने जो बताई थी नीड के लिए ये मेरी ज़रूरत है, आपने बताया हुआ था, उसने टैक्स ईयर चेंज कर दिया था। लेकिन अब कमिश्नर को फील हो रहा है कि आपने झूठ बोला, या आप ये टैक्स ईयर डिजर्व ही नहीं करते, आप स्पेशल में हैं बट आप डिजर्व ही नहीं करते। वो चाहते ठीक है भाई, मैं आपकी ये फैसिलिटी जो है वो ख़त्म करना चाहता हूँ, उसने आपको सहूलत दी थी, नाउ ही वांटेड टू एंड दैट फैसिलिटी, कि भाई आपको ये सहूलत ना मिले, तो वो ख़त्म कर देगा? नहीं, वो फिर भी क्या करेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा, आपको बुलाएगा, आपको सुनवाई का मौका देगा। जब आप सुन लेगा फिर कहेगा कि भाईजान ये हमने आपको कहा था, हमने आपको बेनिफिट दिया था, अब आपका बेनिफिट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो सॉरी, आपने बड़ा इंजॉय कर लिया टैक्स ईयर को, अब आपका टैक्स ईयर जो है वो मज़ीद ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो सर दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टैक्स ईयर का चेंज कैसे होना है, ये पूरा प्रोसेस है आपका। तो फिर हम इसको समराइज़ करते हैं हम पूरा टैक्स ईयर के प्रोसेस को, कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर से कहाँ जा सकते हैं स्पेशल में, आप स्पेशल से कहाँ आ सकते हैं नॉर्मल में, या आप एक स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। क्या प्रोसेस होगा कि आप जाएंगे, आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसको अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या ज़रूरत पेश आई है, क्यों आई है। उसके बाद जब आपने कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी, तो अब बॉल किसके कोर्ट में है, कमिश्नर के कोर्ट में है। उसके पास तीन ऑप्शन है, या तो आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ले, आपने अप्लाई किया, उसने एक्सेप्ट की, उसने ऑर्डर इशू कर दिया कि इस बंदे का टैक्स ईयर चेंज हो गया आज से, अब इसका जो टैक्स ईयर है वो ये है, बता देगा। दूसरा, आप दरख्वास्त दे क्या रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर देगा, लेकिन ऐसी रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, बुलाएगा, सुनेगा, सुनने के बाद कहेगा भाई निकल जाए यहाँ से। और फिर जब उसने अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ जाएंगे, बोर्ड के पास, बोर्ड का फैसला जो है वो हतमी होगा। और थर्ड, कि अगर कमिश्नर ने पहले से ही आपका टैक्स ईयर चेंज किया हुआ था, आपने माजी में अप्लाई किया, उसने टैक्स ईयर चेंज कर दिया, लेकिन अब उसको लग रहा है कि ये फैसिलिटी जो है आपको नहीं मिलनी चाहिए थी, या आप इसका फ़ायदा गलत उठा रहे हैं, और वो आपका टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है, वापस आपको फेंकना चाहता है नॉर्मल के ऊपर, तो वो ऐसे नहीं फेंक देगा कि कैंसिल कर दिया, बोलो पेंसिल टैक्स ईयर कैंसिल, ऐसा नहीं होने वाला। वो क्या करेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, आप आएंगे, आपको सुनेगा, सुनने के बाद कहेगा बोलो पेंसिल, आप बोलेंगे पेंसिल, कहेगा टैक्स ईयर कैंसिल। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। जी जनाब, क्लियर है? तो हम इसको फिर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे पर्सन क्या होता है, और आई गेस कल ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, कल इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और परसों हम इस चैप्टर के पास पेपर्स जो है वो कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो मज़ा आया आप लोगों को? होमवर्क सिर्फ यही है जो आप लोगों ने पढ़ना है, दैट्स इट। मैं आपको किसी भी किताब का रेफरेंस नहीं दूंगा भाई, मैं अपनी किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने इसी से पढ़ाना है, मेरे तमाम स्लाइड्स, तमाम लेक्चर, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेक्चर नोट सारा कुछ यहाँ पे, मैं इसका ही रेफरेंस दूंगा, दैट्स इट। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कल प्रोबेबली चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।